नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। महाराष्ट्र में हजारों की तादाद में प्याज के किसान नासिक से मुंबई के लिए निकल पड़े हैं। 12 मार्च को डिंडोरी से निकला मोर्चा 7-8 दिन में मुंबई पहुंचेगा। तो करीब ये 10,000 किसान थे जो मार्च में शामिल हुए और इनकी तादाद बढ़कर 20,000 हो गई। हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने बताया हमें। तो प्याज के गिरते दाम से परेशान किसान सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं। इनमें ज्यादातर आदिवासी वनवासी किसान हैं। इनकी अगुवाई ऑल इंडिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व कर रही है। तो जैसे आपको बताया, 10,000 किसानों से शुरू हुई ये यात्रा 20,000 के करीब पहुंच रही है। किसान इसे लॉन्ग मार्च बता रहे हैं और प्याज के दामों के साथ 17 पॉइंट के डिमांड का चार्टर लेकर ये लोग निकले हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कितना लंबी तादाद है इस लॉन्ग मार्च की, वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, जिनमें से सबसे प्रमुख विशेष रूप से प्याज के लिए लाभकारी मूल्य है। प्याज के लिए 2,000 रुपये प्रति क्विंटल और निर्यात नीतियों में बदलाव के साथ साथ 600 रुपये प्रति क्विंटल की तत्काल सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च के हम आपको ये दृश्य हैं, इससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि कितनी लंबी ये मार्च है। 7-8 दिन में ये मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, वहां पे पहुंचेगी। तो किसानों की मांग और विपक्ष की घेराबंदी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के प्याज किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। हालांकि किसान संगठन इसे नाकाफी बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 30 रुपये किलो की न्यूनतम कीमत तय नहीं करती, तब तक किसानों को अपनी लागत भी नहीं मिल पाएगी। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी जो प्याज मंडी है लालसलगांव में, प्याज की कीमत वहां पर 2 से 7 रुपए किलो तक पहुंच गई है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, राजू शेट्टी हैं, महाराष्ट्र के एक बड़े किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजू शेट्टी जी जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपने ये तमाम बड़ी तस्वीरें देखी होंगी, जानकारी आपको मिली होगी जो किसान इतना लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। आपके क्या विचार हैं उनकी इस मार्च को लेकर? अभी जो किसानों की बात चल रही है उसमें किसानों की समस्या के ऊपर ना केंद्र सरकार ने ध्यान दिया है, ना राज्य सरकार ने ध्यान दिया है। अभी जो प्याज का मसला शुरू है, ये जो खरीफ का प्याज है वो उसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए केंद्र सरकार को ये करना चाहिए था कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में प्याज की बहुत किल्लत है, तो किसी एक देश के साथ एग्रीमेंट करके ये जो सारा सरप्लस प्याज है वो एक्सपोर्ट करने की कोई तैयारी करनी चाहिए थी। वो तो ना नापेड ने की, ना केंद्र सरकार ने की। इसके बाद 2 महीने के बाद फिर प्याज आने वाला है, इसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी रहती है तो हमेशा एक्सपोर्ट होता है। और हमारे जो परमानेंट जो ग्राहक थे, एक था पाकिस्तान और दूसरा था बांग्लादेश, लेकिन प्याज को लेकर हमारी नीतियां इतनी अलग अलग रही। कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन करना, कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, इस तरह से कारनामे करने के बाद ये जो भारत सरकार की जो कारनामे, इस पर तंग आकर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ईरान से प्याज आयात करना शुरू कर दिया और हमारी बहुत बड़ी मार्केट चली गई। और श्रीलंका में हमारा प्याज जो एक्सपोर्ट होता था, वहां तो इतनी बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, तो वहां भी निर्यात नहीं हो रहे। इसकी तैयारी सरकार को पहले ही करनी चाहिए थी। और किस गल्फ में कहा और प्याज जा सकता है और किसी देश के साथ कोई एग्रीमेंट हो सकता है क्या, इसके बारे में कोशिश करनी चाहिए थी। इसके लिए ना सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने कुछ किया, ना राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ किया। और आज वक्त यहाँ तक नौबत आ गई कि किसानों को प्याज सड़क पे फेंकना पड़ा। तब सोई हुई सरकार जाग गई और अब कुछ नापेड खरीदने लगा, या सरकार कुछ उसको देने लगे। लेकिन ये तो पहले ही करना चाहिए था।
तो सरकार ने जो 300 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी का ऐलान किया है, फिर भी जो किसान है वो असंतुष्ट हैं इससे। देखिए, जो प्याज का लागत है वो तकरीबन 1300 से 1400 रुपए तक है, और मार्केट में उसे आज मिल रहे हैं 400 500 रुपए। तो लागत से आधे आधे से कम दाम में किसान अभी प्याज बेच रहा है। तो इसलिए कम से कम 600 रुपए तो देना ही चाहिए था, ताकि वो जो लागत है वो तो किसानों को वापस मिलती। इतना घाटा हो चुका है कि किसान खुश नहीं है 300 रुपए के ऊपर। जी, अब ये गरीब आदिवासी किसान है जो ये लॉन्ग मार्च में शामिल हुए हैं, कैसे इनकी समस्या कम होगी? अब बड़े किसान नहीं है जो एक्सपोर्ट करें। नहीं, किसान इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जो ट्रेडर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो जब प्याज खरीदने के लिए मार्केट में उतरते हैं तो मार्केट बढ़ जाता है, मार्केट की कीमतें बढ़ती है। जो एक्सपोर्ट करता है उसको भी अच्छा मिलता है, और जो एक्सपोर्ट नहीं करता उसको भी अच्छा दाम मिलता है। इसलिए एक्सपोर्ट होना जरूरी था, और एक्सपोर्ट होने से पता चलता है कि अब सरप्लस नहीं है, थोड़ा सा शॉर्टेज भी होने की संभावना है। तो मार्केट सेंटीमीटर उसी से बढ़ते हैं और रेट बढ़ते हैं, और उसका फायदा सीधे किसानों को होता है। जी, इनकी मूल मांग एमएसपी को लेकर है कि 30 रुपए प्रति किलो प्याज की एमएसपी सुनिश्चित करे सरकार। ये ठीक है आपके नजरिए में? सरकार को ये करना चाहिए कि सरकार जो एमएसपी डिक्लेयर करती है उस लिस्ट में प्याज को लाना चाहिए, क्योंकि हर साल का ये मसला है। इसलिए अगर सरकार एमएसपी तय करते हैं तो इस तरह की चर्चा होने की कोई जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद सरकार को ये करना चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून अगर लाए, एमएसपी लीगलाइज कर दिया तो सीधे मार्केट से भी उसको एमएसपी मिलेगी, तो उसको आंदोलन करने की जरूरत ही क्या है? जी, कल ही हम देख रहे थे पंजाब के जो किसान थे एमएसपी को लेकर वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, और अब किसान भी एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी का मुद्दा कितना जरूरी है और टलता भी आया है? एमएसपी का मुद्दा तो अहम मुद्दा है। ये केवल लेफ्टिस्ट का नहीं, पूरे महाराष्ट्र के किसानों का ये मुद्दा है, पूरे देश के किसानों का मुद्दा है। किसान एमएसपी चाहते हैं, और एमएसपी लीगलाइज करना भी होना चाहिए, ये भी किसानों की मांग है। अगर एमएसपी गारंटी मिलेगी तो ना हमें आंदोलन करने की जरूरत है। और एमएसपी तो सरकार ही डिक्लेयर करती है ना, इसे महंगाई बढ़ने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एमएसपी तय सरकार ही करती है, और सरकार हर कोने का सोच समझकर विचार करके एमएसपी तय करेगी ना। लेकिन वो एमएसपी गारंटेड किसानों को मिलना चाहिए। आज की तारीख में केवल 5 या 6% फसलों को एमएसपी मिलती है, तो 100% फसलों का जब एमएसपी मिलेगी तो इस देश के किसानों की समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजू शेट्टी हमसे बात करने के लिए। महाराष्ट्र के बड़े किसान नेता, उनका कहना है कि सरकार को अपनी नीति की पहले से देखरेख करनी चाहिए थी। जो इतनी बम्पर एक तरह से पैदावार प्याज की हो रही है, निर्यात नीति पर गौर जरूर करना चाहिए था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की बात में। अमृतसर से कोलकाता जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस में एक महिला के ऊपर पेशाब करने वाले टीटीई की नौकरी से उसको निकाल दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर लिया गया है ये सख्त एक्शन। आपको बता दें कि रविवार रात को 12 बजे के करीब बिहार के रहने वाले टीटीई मुन्ना कुमार ने महिला के सर पर पेशाब कर दिया। बताया जा रहा है कि टीटीई मुन्ना कुमार उस समय नशे में धुत था और साथ ही सफर के दौरान और छुट्टी पर चल रहा था। जीआरपी लखनऊ ने टीटीई मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया है।
संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी और अदानी समूह मामले की जांच पर हंगामा आज चलता रहा, जहां सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग करता रहा, वहीं विपक्ष ने हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग को लेकर बिखराव उसमें नजर आया। एक रिपोर्ट। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा जारी रहा। खासकर बीजेपी के सांसद सदन के बाहर और भीतर मांग पर अड़े रहे कि राहुल गांधी लंदन में दिए गए अपने बयान को लेकर माफी मांगे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती से देश को अपमानित करने का काम, संसद को अपमानित करने का काम और झूठ बोलने का काम किया है। उस पर उनको देश में वापस आकर संसद से और देश से माफी मांगनी। कारण वो कहते हैं सदन में बोलने का अवसर नहीं मिलता। अरे भाई, सदन चल रहा है। राहुल गांधी जी विदेशी जमीन पर झूठ भी बोल रहे हैं, देश को अपमानित भी कर रहे हैं और सैर सपाटा कर रहे हैं। ऐसी क्या उनकी मजबूरी है कि जो दुनिया भर में वो घूम रहे हैं और सदन में नहीं आ रहे। राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस को टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों का भी साथ मिला। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। विदेश में क्या लगता है कि राहुल गांधी ने अपमान किया देश का? मुझे नहीं लगता। सत्ता पक्ष का कहना गलत है। जो उन्होंने बयान किया है उसमें कहीं भी उन्होंने प्रधानमंत्री पे कोई हमला नहीं किया। उसने ये कहा कि भाई कुछ जो चीज़ें हो रही है वो अनडेमोक्रेटिक हो रही है, तो कहाँ पर झगड़ा है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में 16 विपक्षी दलों के नेता बैठे और उन्होंने अडानी समूह और हिंडनबर्ग मामले की जांच को लेकर जेपीसी की मांग की। इनमें कांग्रेस के अलावा डीएमके, सीपीएम, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, एसपी, शिवसेना उद्धव, आप, सीपीआई, जेएम, आईयूएमएल, एमडीएमके, एनसी, वीसीके, केसी मनी गुट शामिल रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीआरएस और टीएमसी ने कांग्रेस से अलग अपने प्रदर्शन किए। टीएमसी का मानना है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच काफी है। हम लोगों ने बोला था कि जेपीसी नहीं, हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम लोगों को ये लगा है कि जेपीसी अगर हुआ भी तो अगर चेयरमैन होगा अपोजिशन में रूलिंग पार्टी का, और उसमें कुछ फायदामंद नहीं होने वाला है। साफ है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। राहुल की माफी के मुद्दे पर विपक्ष की एकता एक अहम संकेत है, लेकिन दूसरे मुद्दे पर बिखराव विपक्षी एकता पर सवाल जरूर खड़े करता है। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सरकार और विपक्ष के बीच टकराव काफी पुराना है। अब सत्ता पक्ष ने इसमें राहुल के बयान पर माफी की मांग को भी जोड़ दिया है। अंदेशा यही है कि कहीं ये पूरा सत्र भी इस विवाद की भेंट न चढ़ जाए। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ पार्टी के दो बड़े नेता अलग अलग आरोपों से जेल में हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी देश के कई राज्यों में अपनी संभावनाएं तलाश रही है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल कल भगवत मान के साथ राजस्थान में थे, तो आज वो मध्य प्रदेश पहुंचे। उन्होंने भोपाल में राज्य की जनता से अपनी पार्टी को मौका देने की अपील की। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है। दिल्ली के हमारे काम की बात पंजाब पहुंची तो पंजाब में लोगों ने 117 में से 92 सीट दे दी। 92 सीट। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मध्य प्रदेश एक मौका देके देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। वो क्रांति अब पंजाब में शुरू हो गई। मान साहब शानदार काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों, एक मौका देके देखो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। उधर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक विवादित बयान सामने आया है और ये बयान है पुलवामा हमले को लेकर। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सवाल उठाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हमला करवाया गया था।
साथ ही उन्होंने इस हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। और आगे रंधावा ने राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत दी कि आपसी गुटबाजी और लड़ाई खत्म कर दो। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। कौन सा बीजेपी का या जनसंघ का लीडर आजादी के टाइम में जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी या जेल में गया, जो गए हैं वो सभी कांग्रेस के लीडर हैं, सभी कांग्रेस के परिवार हैं। मिस्टर रंधावा, आज आपने बयान देकर देश की शहादत का अपमान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा को अपमानित किया है, पूरे देश को अपमानित किया है। ये शायद आपके देश के, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विचारों से मेल खाता है। जिस तरीके की वो विदेशों में जाकर देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, शायद ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है। इस तरीके से बार बार शहादत का अपमान करना, देश का अपमान करना, देश के लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान करना। और देश की बात में फिलहाल हम आगे एक ब्रेक ले रहे हैं। आगे हम आपको बिहार ले चलेंगे। बिहार में एक बीजेपी विधायक ने सदन में माइक पर उतारा अपना गुस्सा, दिखाएंगे रिपोर्ट। देश की बात में अब बात करते हैं हम कर्नाटक की। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो कर्नाटक में गुजरात मॉडल पर नहीं चलेगी बीजेपी। बड़ी संख्या में मंत्रियों विधायकों के नहीं कटेंगे टिकट। बीजेपी मानती है कर्नाटक की राजनीति परिस्थिति अलग है। कर्नाटक की 120 सीटों पर नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव है, ये बीजेपी का आंकलन है। ऐसे में टिकट नहीं तो दूसरे दल में जा सकते हैं नेता। येदियुरप्पा कह चुके हैं कि 6 से 7 विधायकों के ही टिकट कटेंगे। इस साल 6 बार कर्नाटक दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। कर्नाटक में मई महीने में होना है विधानसभा का चुनाव। सरकार के इन प्रयासों के और देश की बात में अब बात कर लेते हैं हम बिहार की। देश और दुनिया में काफी कुछ हो रहा है। मसलन संसद के दोनों सदन नहीं चल पा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ सरकारी कर्मचारी सड़क पर हैं और दूसरी तरफ किसान कूच कर रहे हैं। केजरीवाल भोपाल में पैदल मार्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो बिहार की विधानसभा में देखिए क्या हो रहा है। माइक पर बहस है, उसे तोड़ा गया, ऐंठा गया, खोला गया और इस सब के बीच एक विधायक 2 दिन के लिए इनको निलंबित भी कर दिया गया। सीपीआई-एमएल के विधायकों की टोका टोकी और पूरक सवाल ना पूछे जाने की अनुमति मिलने पर बिहार विधानसभा में कुछ इस अंदाज में बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान नजर आए और माइक का ये हाल कर दिया। ये पूरी रिकॉर्डिंग कार्य मंत्रणा समिति में चलाई गई, लेकिन सदन में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा का कुछ अलग तर्क है। महोदय, उस पर क्या हाँ, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है महोदय। ये टूटा नहीं है, टूट गया, आपने खोल दिया तो टूट गया। ऐसे ऐसे आउंस करके घिस दिया। माननीय ये टूटा हुआ माइक, माननीय उप मुख्यमंत्री, ये तो ढीला है उनका, माननीय उप मुख्यमंत्री। अब आप स्थान ग्रहण कर रहे हैं। माइक का एग्जाम्पल दे रहे नेता प्रतिपक्ष है, इससे खोल दिया गया। ये ऑपरेटर है क्या?
ये ऑपरेटर है क्या? और यहाँ कहीं लिखा है कि मैं को ऐसे करे से चालू हो जाए। क्या कर रहे थे भाई? आप क्या कर रहे थे? अरे आप कर क्या रहे थे? और ये हम तो दिखाएंगे नहीं, जो वीडियो आपने दिखा ऐसे ऐसे और फिर लास्ट में ऐसे। हम यही खड़ा थे, हमने माइक को घूमते हुए हमने माइक को लिया, बोले हमके जैसी माइक उठाए बोलने के लिए, यह माइक कवर जो है निकल गया। यह निकला, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तोड़ा नहीं। अभी माननीय सदस्य जो है माइक तोड़ने को लेकर के कह रहे थे ऐसे से छुए हैं। ये इतना मैं 4 बार छू दी, लेकिन अभी भी माइक नहीं टूटा। ये वही माइक हुआ है, काहे नहीं टूटा? अभी ऐसे किए तो अरे कीजिए, करके दिखा, छू के दिखा, टूटता है तो। श्री लखनदेव रोशन क्षेत्र संख्या 130 पातेपुर को माननीय ये टूटा हुआ माइक माननीय उप मुख्यमंत्री ढीला से लगातार 2 नंबर के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित किया जाए। लखनदेव पासवान को 2 दिनों के निलंबन की सजा के विरोध में बीजेपी के विधायक विधानसभा पोर्टिको में धरना पर बैठ गए, लेकिन पासवान को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। जनहित का जो मुद्दा है, उस मुद्दा को उठाने के लिए ये जंगल राज का सरकार, ये सदन मुझे रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। मुझे कोई चिंता नहीं है। बिहार के लिए 2 दिन नहीं 200 दिनों तक निष्कासित होने के लिए मैं तैयार हूं। धन्यवाद। अब तो ये तय है कि आने वाले दिनों में बीजेपी विधायक बिहार विधानसभा में कैसा आचरण करते हैं, उसे लेकर हम लोग के लिए सदन के अंदर के इस दृश्य का सत्तारूढ़ महागठबंधन जमकर इस्तेमाल करेगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बिहार के बाद अब देश की बात करते हैं उत्तराखंड की। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति ने सर्द मौसम और बारिश के बीच मशाल जुलूस निकाला है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों की अनदेखी की जा रही है और उनके विस्थापन और पुनर्वास में देरी हो रही है। इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों को कहना है कि जोशीमठ संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है और कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सर्वे के लिए भेजी गई एजेंसियों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। ये एक खतरनाक स्थिति है। तो देश की बात में बात अब उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ सरकार चैत्र नवरात्रि पर पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगी। इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह के आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए भी उपलब्ध करा रही है। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के बाद अब योगी सरकार हर जिले में बड़ी धूमधाम से नवरात्रों में विशेष पूजा आयोजन कराने जा रही है। हर जिले के डीएम को बकायदा सरकारी आदेश जारी कर नवरात्रों में बड़े मंदिरों और शक्तिपीठों में सरकारी खर्चे से पूजा का आयोजन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जिन मंदिरों में कार्यक्रम होंगे उनके नाम, पते, मंदिरों की तस्वीरें और मंदिर प्रबंधन निकायों के संपर्क विवरण साझा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसको लेकर राज्य स्तर पर 2 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपर्क कराने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर सभी प्रसिद्ध धर्म स्थलों पर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए और रामनवमी पर अखंड रामचरितमानस पाठ के लिए सांस्कृतिक विभाग को निर्णय किए हैं। संस्कृति विभाग हर जिले में इस तरह के आयोजन कराएगा और ये आयोजन कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहे। इस तरह के आयोजन पहले भी होते रहे हैं
और पहले भी सरकार के खर्च पर रोजा इफ्तारी कराई जाती रही है, पहले भी सरकारी खर्च पर उर्स के आयोजन होते रहे हैं, उसमें सहयोग होता रहा है, हज पर सब्सिडी दी जाती रही है, तीर्थाटन सरकारी पैसे पर कराया जाता रहा है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक चेतना के लिए संस्कृति विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग इस प्रकार के आयोजन पहले भी करता रहा है। देश के बहुत सारे यूपी में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस फैसले पर चुटकी ली है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से क्या होगा? कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। लेकिन बीजेपी के नेता इस फैसले को सराह रहे हैं। एंड ये जो पूरा हमारे हिंदुइज्म का जो सिंबल है यहीं पे है, तीनों लाइक यू कैन सी अयोध्या है, वाराणसी है, काशी है और मथुरा है। दिस 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिंदुइज्म। तो उस कल्चर को आगे बढ़ाने की वो सोच रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी राइट। योगी सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सिर्फ एक धर्म के त्योहारों को मनाने के लिए सरकारी पैसा खर्च करना जायज है? सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर केंद्र की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस समझौते को फिर से नहीं खोल सकते। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे का एक और दरवाजा बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ ने केंद्र की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। परिवार के 7 लोगों को खोने वाली रशीदा भी सकते में है। अभी भी बीमारियों का सिलसिला जारी है, घर में सब बीमार पड़े हैं। आज ही हमारा भाई हॉस्पिटल में, भोपाल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और कोई भी एक दिन भी ठीक नहीं रहता है। आज के फैसले को क्या देखती है? आज का फैसला जो कोर्ट ने, न्यायालय ने दिया है, बहुत शर्मनाक फैसला है। पीड़ितों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी है। जो 1989 में जो फैसला आया था, उस वक्त गैस पीड़ितों के साथ धोखा हुआ था और आज भी कार्बाइड को 7 घंटे सुना गया और हम लोगों के वकील को कुल 45 मिनट सुने गए। तो 40 साल में 40 मिनट सुना गया है, तो 1 मिनट साल का 1 मिनट सुना गया, क्योंकि भोपाल में कोई इंसाफ नहीं, भोपाल में कोई नुकसान नहीं हुआ था। कंपनियों की नज़र में यही था, सरकार की नज़र में यही है कि भोपाल के गैस पीड़ितों के साथ धोखे पे धोखा हो रहा है। ये बहुत ही गलत फैसला है, बहुत ही निराशाजनक फैसला है। और जिस तरह से गैस पीड़ितों ने आज से 34 साल पहले उस फैसले को चुनौती दी थी, आज भी वो इस गलत फैसले को चुनौती देंगे जमीन पर और अदालत पर और अपनी इंसाफ और इज्जत की जिंदगी के लिए लड़ेंगे। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए ऐसे कई दफ्तर बने, सालों बीत गए, लेकिन भोपाल गैस पीड़ितों का कहना है कि ना तो इन दफ्तरों से उन्हें न्याय मिला, न ही देश की सर्वोच्च अदालत से। फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक बीमा पॉलिसी लेने में विफल रही। मुआवजे में कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। बीमा पॉलिसी लेने में विफलता केंद्र की ओर से घोर लापरवाही है। हम 2 दशकों के बाद इस मुद्दे को उठाने के लिए केंद्र से असंतुष्ट हैं। याचिका का कानूनी सिद्धांत में कोई आधार नहीं है। इस तरह कंपनी के साथ हो चुके समझौते को फिर से खोला नहीं जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में विधि विशेषज्ञों से आकलन करा के उनकी राय लेकर ही कुछ कहना उचित होगा। पर क्यूरेटिव पिटीशन तो हमने लगाई थी। हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि गैस पीड़ितों को और मुआवजा मिलना चाहिए और इसीलिए क्यूरेटिव पिटीशन हमने लगाई थी। पर माननीय न्यायालय का क्या निर्णय आया है, ये इसका पूरी स्टडी करके ही कुछ कहना उचित होगा। दरअसल ये याचिका 2010 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने भी यही रुख रखा था कि डाउ केमिकल्स से करीब 7400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि वसूली जानी चाहिए। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार भोपाल गैस त्रासदी में मृतकों के आंकड़ों को 5295 बताती रही है। मध्य प्रदेश सरकार 15342 और ICMR के मुताबिक इस हादसे में लगभग 25,000 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार के कदम पर निराशा जताई थी।
अब इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार वक्त रहते पीड़ितों की राहत के लिए कदम उठाती तो ये नौबत नहीं आती। भोपाल से अनुराग द्वारी के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में बात अब कर रहे हैं बीजेपी सरकार की। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में कार्यक्रम करेंगे। मई में 9 साल पूरे हो जाएंगे। कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रियों की समिति बनाई गई है। 6 से भी अधिक समितियों का गठन किया गया है। समिति अलग अलग विषय को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। हर समिति की अध्यक्षता एक कैबिनेट मंत्री को दी गई है। समितियों में राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता वाली समिति की पहली बैठक हुई है। और अंत में खबर उत्तर प्रदेश से हमारे पास है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अब तक एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 उसके मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए हैं। 5 फरार आरोपियों के खिलाफ इनाम की राशि बढ़ाई गई है। और इस बीच इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने अपने 2 बच्चों को उनके बारे में पता लगाने के लिए अदालत की शरण ली है। एक रिपोर्ट। उमेश पाल की हत्या के मुख्य आरोपी अतीक अहमद की बीवी शाहिस्ता परवीन को अब तक ठीक से नहीं पता कि उनके बच्चों को पुलिस ने कहां रखा है। शाहिस्ता परवीन के मुताबिक 24 फरवरी की शाम छापे के वक्त पुलिस मोहम्मद एहजम और मोहम्मद अबाम को अपने साथ ले गई थी। शाहिस्ता ने इस मामले में 2 बार अदालत में दरखास्त दी है। 3 तारीख को एक रिपोर्ट आई कि 2 तारीख को इन बच्चों को लावारिस घूमता पाया गया था और बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया। लेकिन बाल संरक्षण गृह किस बाल संरक्षण गृह में इसका उल्लेख नहीं किया। क्या आपत्ति है आप लोगों की? हम लोगों ने आपत्ति ये किया कि कोई भी बाल संरक्षण गृह इस बात को एडमिट नहीं कर रहा है कि इस नाम के बच्चे उनके यहाँ जो है दाखिल हैं। लिहाजा फिर दोबारा एप्लीकेशन दाखिल की गई है। सोमवार को पुलिस ने अदालत को एक सील बंद लिफाफा दिया। इस बीच शाइस्ता परवीन का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, जिसमें वह मुख्य शूटर के साथ नजर आ रही हैं। पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम भी रख दिया, जबकि शाइस्ता परवीन ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। शाइस्ता का कहना है कि जो एफआईआर की गई है उसमें यह नहीं पता चल रहा है कि पुलिस किन्हें मुलजिम बनाना चाह रही है। अजीबो गरीब एफआईआर है। अतीक अहमद, फिर उनके भाई, फिर उनकी पत्नी, फिर अतीक अहमद का बेटा, फिर उसमें फिर अतीक अहमद के बेटे, फिर उनके 17 सहयोगी, फिर उनके सारे सहयोगी। वो आपने देखा होगा, अजीब तरह की एफआईआर है। अजीब तरह से वो मुल्जिमान के कालम में लिखा गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि जो है लिखाने वाला किसको मुल्जिम बनाना चाह रहा था। उमेश पाल हत्याकांड के 2 आरोपी पुलिस की गोली से मारे जा चुके हैं। एक गिरफ्तार है, जबकि 5 आरोपी अब तक फरार हैं, जिन पर पुलिस ने इनाम 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इधर बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से अवैध मुलाकात के मामले में जेलर राजीव मिश्रा समेत 7 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यूपी पुलिस के पास हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज है, जो एक ठोस सबूत है, जिसके आधार पर पुलिस भारत और नेपाल सहित भूटान में अपने सूत्र खंगाल रही है। लेकिन अलग अलग लोगों के खिलाफ घर गिराने से लेकर बच्चों को संरक्षण गृह भेजने तक की जो कार्रवाई हो रही है, वो पक्षपातपूर्ण न दिखे, ये भी जरूरी है। प्रयागराज से नितिन और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।